बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में ऐसा लगता है कि फ़ैसला कुन दिन है। आज ऐसा लगता है कि फ़ैसला हो जाएगा। नईम बुखारी साहब ने दलाइल देने हैं, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील हैं, और साथ में अटर्नी जनरल ने दलाइल देने हैं। और ऐसा लगता है कि चूँकि 9 बजे समाअत शुरू हो रही है और 11 बजे तक का वक्त होगा, उसके बाद 11:30 का वक्फा होगा, और फिर 11:30 बजे से लेकर 3-4 बजे तक अदालत सुन सकती है, और आम पिछले दिनों में सुनती भी रही है। तो इससे लगता है कि अदालत आज इसको कंक्लूड करना चाहेगी। और पिछले 2-3 दिन से हम ये इंटेंशन देख रहे हैं अदालत की कि वो चाहती है कि अब इसका नतीजा निकले और इसका फैसला आए, क्योंकि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में इंतजार कर रहे हैं और एक क्योस की सी सूरत हाल बनी हुई है। यही वजह है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आज अदालत में फैसला कौन दिन है। आज अदालत में क्या होने जा रहा है। देखिए, जो नईम बुखारी के दलाइल हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं? स्पीकर के हवाले से कौन सी 4-5 चीज़ें उन्होंने साबित करनी है, यानी अदालत को स्पीकर की रूलिंग के हवाले से किन 4-5 सवालों का जवाब चाहिए। अगर उन सवालों के जवाब में नईम बुखारी उनको कन्विंस कर पाए तो इसका मतलब ये होगा कि चीज़ें जो हैं वो उनके हक में आ सकती हैं। लेकिन अगर उन 4-5 सवालों के जवाब में, जो कि मैं अभी आपके सामने रखूंगा कि वो कौन से 4-5 चीज़ें हैं, स्पीकर के हवाले से स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली स्पीकर के हवाले से क्या चीज़ चाहते हैं, अदालत चाहती है पूछना, और जो आज पिछले 4-5 दिन में पूछती चली आ रही है, लेकिन उनको इसका मुनासिब जवाब नहीं मिला। और नईम बुखारी वो शख्स हैं, चूँकि वो इस जो है वो स्पेशली स्पीकर के वकील हैं, तो वो नईम बुखारी साहब वो शख्स हैं कि जिन्होंने इन सवालों का जवाब देना है। वो सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर मैं अपनी एक हम्बल से ओपिनियन आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरे ख्याल में कौन कौन से फैसले आज मुतवक्के हैं, या कौन सा फैसला सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि कौन सा फैसला आएगा। तो ये तो मैं बाद में आपको बताता हूँ, लेकिन मैं जो गुज़श्ता रोज़ की जो हेयरिंग है उससे कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि जाहिर है जो चीज़ें कल डिस्कस हुई थी आज उनका जिक्र अदालत में रहेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि कल बाबर अवान साहब ने जो दलाइल दिए थे उसमें उन्होंने एक साइफ़र का जिक्र किया था। साइफ़र बुनियादी तौर पर एक ख़त को कहते हैं, एक ऐसा ख़त जिसमें कोडेड लैंग्वेज लिखी गई होती है, जिसमें कोई धमकी आमेज़ चीज़ जो है उसको कोड करके भेजा गया हो, उसको कहते हैं साइफ़र। तो एक साइफ़र जो है उन्होंने कल बाबर अवान साहब ने अदालत को बताया कि 7 तारीख को साइफ़र मौसूल हुआ, और इसको जब डी कोड किया गया, डी साइफ़र किया गया, तो पता चला कि इस पे पाकिस्तान की हुकूमत गिराने और तहरीक अदम एतमाद के साथ एक लिंक है। फिर उन्होंने इसको भी बताया कि तहरीक अदम एतमाद जो है अभी आई नहीं थी, लेकिन एक दिन पहले ही इसका जिक्र इस साइफ़र में मौजूद था। फिर अता बदयाल साहब से जो है वो इसमें कुछ आर्गूमेंट्स हुए। मिसाल के तौर पर जो है वो बाबर अवान साहब ने इसकी जब टाइम लाइन शेयर की कि 7 मार्च को ये आया, वजारत ख़ारजा ने इसको डी साइफ़र किया। डी साइफ़र करने से पता चला कि इसमें कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं। फिर जो है वो उनसे सवाल किया गया कि इसको कब शेयर किया गया, कैबिनेट के साथ कब शेयर किया गया, तो बताया गया कि फ़लाँ तारीख को कैबिनेट के साथ शेयर किया गया। फिर इसको जो पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी है उसमें शेयर किया गया। फिर पाकिस्तान की जो कौमी सलामती कमेटी है उसके सामने रखा गया, और उसके एलामिये से इस पे फिर जजेस की तरफ से 2-3 सवाल हुए। मैंने कल की वीडियो में से थोड़ा सा आपसे जिक्र किया भी था, इसकी मैं डिटेल में नहीं जाता, लेकिन कहने का मतलब ये है कि बार बार इस ख़त का जिक्र जो है वो होता रहा। और बाबर अवान साहब ने 3 चीज़ें, अलबत्ता जो एलामिया था कौमी सलामती कमेटी का, उसमें उन्होंने रखा, और उन्होंने कहा कि एक दूसरा जो मुल्क है उसने पाकिस्तान के मामला में मुदाखलत की। एलामिया में कहा गया कि तय हुआ कि इस मुल्क को नोटिस जारी किया जाए, और नोटिस जारी किया गया, पाकिस्तान में भी जारी किया गया और उस मुल्क को वहाँ पर भी नोटिस भिजवाया गया। तो वो ये कहते हैं कि जी एलामिया जो है ये एक बुनियाद बना जिसकी बुनियाद पर स्पीकर ने ये रूलिंग दी कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। तो एलामिया इसकी तस्दीक करता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर उसमें लिखा था कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हुआ तो फिर डैश डैश डैश, ये बाबर अवान साहब ने इसी तरह लफ्ज़ इस्तेमाल किया डैश। कुछ लोग उसमें मुस्कुराए भी अदालत में, लेकिन उन्होंने पूरा उसमें नहीं बताया, क्योंकि वो समझते थे कि सिक्योरिटी से मुतालिक मामला है, पाकिस्तान की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, इसको पूरी तरह से शेयर नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो सब अच्छा है। तो कहने का मतलब यह है कि कल पहली मरतबा इस ख़त को डिटेल से अदालत के अंदर डिस्कस किया गया था। फिर मेमो गेट के बारे में बात हुई कि ये भी एक साइफ़र था जो है वो, और फिर उन्होंने कहा कि आज तक मामला जो है वो सब जुडिस है। एक बंदा जो है इसमें बेल लेकर गया था और वापस नहीं आया, हुसैन हक्कानी की तरफ उनका जिक्र है। अच्छा, फिर बाबर अवान साहब चूँकि बहुत दाएँ बाएँ जा रहे थे, कभी दाएँ निकल जाते, कभी
कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल पे आ जाते, कभी पाकिस्तान क्यों बना था इस पर बहस शुरू कर देते, तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने 2-3 मरतबा उनको झाड़ पे लाई, कहा कि आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आप ज़रा 69 पर आ जाएँ, हमें 69 और 95 के बारे में बताएं कि आपकी क्या राय है। तो उस पर बाबर अवान साहब जो है वो थोड़ा सा बोलते और फिर वापस चले जाते, कहीं ना कहीं निकल जाते, फिर उनको खींच कर लाना पड़ता। तो ये कल हमने बात की थी सिद्दीक जान के साथ, जो मैंने वीडियो की थी उसमें बताया था कि ये बाबर अवान साहब की एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, टाइम लेने की स्ट्रैटेजी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बाबर अवान साहब एक ऐसे कमज़ोर वकील हैं कि वो दलाइल ना दे सकते हो सकता है कि वो जानबूझ के उसको लटका रहे हैं, और बहरहाल ये वकला की स्ट्रैटेजी होती है। अच्छा जी, अब जो है वो इसमें एक दो चीज़ें मैं आपके साथ और शेयर ज़रा करके फिर अपने मामले पर आ जाता हूँ। एक जगह पर जाकर जब बाबर अवान साहब ने जो आर्टिकल जो नेशनल असेंबली का रूल 37 की सब क्लॉज 8 पढ़ी, तो उस पर चीफ साहब बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि ये पहला नुक्ता जो आपने काम का बयान किया है, और आगे जाकर फिर 2-3 मरतबा उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा आर्ग्यू कर रहे हैं, आप प्रोसीड करें, प्लीज़ प्रोसीड। इस तरह से मामला कल का चला था। फिर एक और चीज़ डिस्कस हुई कि जी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने सुबह 9:30 बजे 3 तारीख को जो है वो स्पीकर को हटाने के लिए एक दरख्वास्त दे दी, यानी तरीक़े तहत स्पीकर के ख़िलाफ़ आ गई। तो उनकी गैरत ने तस्लीम नहीं किया कि मैं अब इस इजलास में बैठूं, क्योंकि मेरे ख्याल वो आ गया। तो अदालत ने कहा कि आप रूल पढ़ें, ये गैरत का मसला नहीं है, ये उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। इट्स नॉट द मैटर ऑफ नॉट द मैटर ऑफ चॉइस, उनकी चॉइस नहीं थी और वो अटेंड कर ही नहीं सकते थे। बहरहाल अब ज़रा मैं आपको, ये तो कुछ मोटी मोटी चीज़ें थी, लेकिन एक बात, आखिरी बात बाबर अवान साहब कर दूँ। उन्होंने कहा कि जी देखें, एक MNA हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने टीवी पर बैठ कर कहा कि हमारे MNA जो हैं 22 MNA उन्होंने ख़रीदे हैं। तो अब ये बताइए कि जब हमारे लोग ख़रीदे हैं और उन्होंने कहा कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग की है, तो बताइए कि एक पॉलिटिकल पार्टी, चूँकि बाबर अवान जो हैं वो इमरान खान साहब के वकील हैं, तो वो कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी रेमेडी लेस रह जाती है। तो मैं तो रेमेडी लेस हूँ, यानी मेरे पास क्या रेमेडी है, मैं कहाँ जाऊँ इंसाफ लेने के लिए अगर मेरे लोग खरीद लिए गए हैं। तो उस पर जो है वो फिर चीफ साहब ने पूछा, तो बताइए पॉलिटिक्स में रेमेडी क्या होती है। तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में रेमेडी जो है वो आवाम होती है, आवाम के पास जाना होता है। उन्होंने कहा बस ठीक है, आपने जवाब दे दिया, ठीक है, जो लोग बिक रहे हैं, आपके पास कोई रेमेडी नहीं है, आपके पास ये रेमेडी है कि आप जाएं आवाम के पास दोबारा वोट दें। तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये करने के लिए तैयार हूँ, और तभी तो हमने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की हैं। तो ये एक सूरत हाल है। बाबर अवान साहब ने आखिर में ये ज़रूर कहा कि देखिए आपने सोमोटो लिया है और बहुत अच्छी बात है, मैं हमेशा सोमोटो का जो है वो हिमायती रहा हूँ। तो आप जानते हैं आपने ये इसलिए किया कि ये डेडलॉक पैदा ना हो और कोई ना आए। फिर उन्होंने दोहरा के कहा कि कोई भी ना आए, यानी उनकी मुराद थी कि जो फ़ौजी ताकतें हैं वो मुल्क में मार्शल लॉ ना लगा दें। तो ये उन्होंने बाबर अवान साहब ने जो है वो अपने दलाइल दिए थे। अब आ जाए ज़रा आज के दिन की इंपॉर्टेंस पे। देखें, आज जो है वो इसलिए बहुत अहम दिन है कि आज स्पीकर की जो रूलिंग है उसका फैसला होना है कि वो आईनी है गैर आईनी है, क्योंकि ये सारा मामला ही स्पीकर की रूलिंग के गिर्द घूम रहा है और आज स्पीकर के वकील ने बोलना है। तो 4 चीज़ें मैं समझता हूं कि उनसे पूछी जाएंगी और 4 चीज़ें उनको नईम बुखारी साहब को बतानी है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या डिप्टी स्पीकर स्पीकर की जगह पर काम करता है या स्पीकर के तौर पर काम करता है। क्या आपको समझ आई? मैं कह रहा हूं कि डिप्टी स्पीकर स्पीकर की जगह पर काम करता है, स्पीकर है लेकिन उसकी जगह पर एक बंदा आके काम कर रहा है, या स्पीकर नहीं होता तो वो स्पीकर के तौर पर काम करता है, यानी उसके जो इख्तियारात हैं, क्या स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात एक जैसे होते हैं, ये सवाल आएगा। और ये मेरा ख्याल है नईम बुखारी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात स्पीकर जैसे होते हैं। अगर डिप्टी स्पीकर स्पीकर की जगह पर बैठ गया और इजलास कंडक्ट कर रहा है तो वो सेम इख्तियारात का हामिल है। इसमें डिबेट है, इसमें काउंटर क्वेश्चंस होंगे, लेकिन बहरहाल नईम बुखारी साहब को अगर केस जीतना है तो ये इस्टेब्लिश करना होगा कि डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर के इख्तियारात को बतौर स्पीकर ही इस्तेमाल किया है। दूसरा उनसे ये पूछा जाएगा, बल्कि तीसरा पॉइंट ये है कि स्पीकर ने कानूनी वजूहात की बिना पर इजलास की सदारत नहीं की या वजह कुछ और थी, यानी असद कैसर साहब जो है उन्होंने इजलास की सदारत क्यों नहीं की। वो खुद भी तो कर सकते थे, वो स्पीकर हैं, पूरे इख्तियारात हैं उनके पास। लेकिन इसका एक जवाब यह है कि उनको जो है उसकी रीज़न ये थी
कि उनके ऊपर एक एप्लीकेशन दायर कर दी गई थी, जिसका भी मैंने जिक्र भी किया कि वो जो है उनके खिलाफ भी तरीके से एतमाद लाई गई थी, तो इसलिए वो नहीं कर सकते थे, ये साबित करना होगा उन्हें, या वो नहीं करना चाहते थे, अखलाकी तौर पर वो बाउंड थे कि वो ना करते। तो ये नईम बुखारी साहब इस पर दलाइल देंगे। और सबसे अहम और चौथा पॉइंट ये है कि आर्टिकल 69 के तहत डिप्टी स्पीकर रूलिंग दे सकता था या नहीं। अच्छा, जो कल जो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दलाइल दिए थे, जो कि प्रेसिडेंट के वकील थे, उन्होंने भी बहुत शानदार दलाइल दिए और अदालत से दो टोक ये कहा था कि स्पीकर चाहे खिलाफ ज़ाब्ता ही काम क्यों ना कर रहा हो, अदालत उसमें मुदाखलत नहीं कर सकती। तो उन्होंने काफ़ी इस पर एम्फेसाइज किया था और काफ़ी अपने आर्गूमेंट जो है वो कानूनी ज़बान में पेश किए थे, जिसको बहुत एहतराम के साथ सुना था जजेज़ ने। तो ये 4 सवाल है, मेरा ख्याल है ये इस पर सबसे ज़्यादा आर्टिकल 69 पर बहस करेंगे नईम बुखारी आज, और वो कहेंगे कि 69 के तहत डिप्टी स्पीकर रूलिंग जो है वो दे सकता था, यानी आर्टिकल 69। और फिर ये है कि डिप्टी स्पीकर जो है उसको ये इख्तियार हासिल है कि उसकी रूलिंग को पार्लियामेंट में यहाँ पर चैलेंज न किया जाए। अब आप देखें, आखिर में मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे ख्याल में कौन से जो है वो अदालत क्या कह सकती है। देखें, अदालत के पास 4-5 ऑप्शंस हैं। अदालत एक तो सीधा सीधा कह सकती है कि आर्टिकल 69 की वजह से हम मुदाखलत नहीं कर सकते, बात ख़त्म। दूसरा, वो कह सकते हैं कि नहीं, डिप्टी स्पीकर ने बहरहाल कानून तोड़ा है, आइन की खिलाफ वर्जी तो की है, लेकिन अब आगे बढ़ना चाहिए और इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए, मामला आगे बढ़ गए हैं और ये बेहतर हल है। तीसरा ये हो सकता है कि वो कहें कि नहीं, डिप्टी स्पीकर की तरफ से खिलाफ वर्जी तो की गई है, लेकिन आर्टिकल 69 की वजह से हम कोई भी रूलिंग नहीं, कोई भी फैसला नहीं दे सकते, हमें रोकता है। हमें नईम बुखारी साहब ने कन्विंस कर लिया है, आर्गूमेंट दे दिए हैं कि हमारा दायर इख्तियार नहीं बनता, तो हमारा इख्तियार नहीं बनता कि हम इसको रोल बैक करें या कुछ भी। चौथा ये हो सकता है कि वो जो है वो अदालत के काम करे, अदालत कहे कि जी ठीक है, आप इलेक्शन की तरफ बढ़े मुल्क, क्योंकि क्योस की सिचुएशन है, लेकिन साथ ही साथ एक बैनुल अक़वामी साजिश की तहकीकात करने के लिए कमीशन बना दिया जाए, जो तहकीकात करे कि क्या पाकिस्तान में वाकई साजिश हुई है या नहीं हुई, और अगर हुई है तो क्या अपोजिशन की जमातें उसका हिस्सा थी या नहीं थी, ऑन बोर्ड थी या नहीं थी, और क्या पैसा चला या नहीं चला। तो हो सकता है इस तरह के TORs के साथ एक कमीशन बना दिया जाए, लेकिन साथ ही साथ ये कहा जाए कि मुल्क को मूव ऑन करना चाहिए और इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। और आखिरी चीज़ ये हो सकती है जिसका कि अदालत ये कहे कि जो स्पीकर की रूलिंग जो थी वो गैर आईनी थी और इसको रोल बैक कर दो, मामला दोबारा पार्लियामेंट के पास भेज दे। तो ये मेरा ख्याल है 5 के करीब जो है वो ऑप्शंस हैं जो अदालत में हो सकती हैं, लेकिन आज एक डिसाइसिव डे नज़र आ रहा है। अब देखिए, मैं भी कोर्ट जाऊँगा, देखते हैं कि वहाँ पर क्या आर्गूमेंट होते हैं नईम बुखारी साहब की तरफ से और क्या नतीजा निकलता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।